कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन। बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ के अंदर ये हमारा फोर्थ टॉपिक है और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ को। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। जो प्रोसेस डिफरेंशिएशन में किया जाता है उससे ऑपोजिट प्रोसेस इंटीग्रेशन में किया जाता है। डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था कि किसी भी एक टर्म को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और हर एक पार्ट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। लेकिन इस इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन की कंडीशन में आप डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उन सभी को ऐड करेंगे और उन सभी का जो सम आपको मिलेगा वो आपको एक पर्टिकुलर टर्म मिलेगी। अगर हम इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं और हर एक ब्लॉक की जो वैल्यू है वो कितनी है, dy है। मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक ब्लॉक है, कोई रोड है और उस रोड के हर एक पार्ट हैं और अलग अलग पार्ट को, अलग अलग बॉक्सेस को मिलाकर मैंने एक रोड बनाई है। इन बॉक्सेस की जो लेंथ है वो हर एक बॉक्स की लेंथ dy है और dy से मिलकर एक y लेंथ की आपको रोड मिली है। क्लियर है। तो इसी को हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन की कंडीशन में हमें सम करना होता है एक यूनिक टर्म का, जिसे कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। हम यहाँ पे कह सकते हैं समेशन ऑफ dy इक्वल्स टू y। इंटीग्रेशन का कोई सिंबल होता है, इस सिंबल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, कुछ एस टाइप में है और इसको थोड़ा सा हम टर्न कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस फंक्शन को, इसको इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लिखना होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शन के अंदर x को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं dx से। दैट मीन्स एक जो टर्म है वो dx है और उस dx टर्म को आप किसी प्रोसेस से या किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो फंक्शन क्या करेगा, उस dx को मल्टीप्लाई करके आपको उसका समेशन या उसका इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्लियर है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि कोई भी जो टर्म थी वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होती है। जैसे y के लिए हमने लिखा था dy अपॉन dx, दैट मीन्स y इज़ डिफरेंशिएटिंग बाय x। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। दैट मीन्स dx जो आप ले रहे हैं यहाँ पे वो एक स्मॉल टर्म है और उसी टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फंक्शन से, जो फंक्शन उसको अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा इंटीग्रेशन का। इज़ इट क्लियर टू यू। इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के दो टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा जो टाइप है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट का मतलब होता है कि कोई भी जो टर्म आपको मिल रही है वो टर्म डेफिनेट है। दैट मीन्स उसमें कहीं भी इधर उधर नहीं है, वो जो है वो एक्यूरेट है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ कमी हो गई या कुछ ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी टर्म आपको मिलेगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो डेफिनेट होगी। क्लियर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी टर्म को डेफिनेट बनाने के लिए उसको लिमिट प्रोवाइड करनी होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद लिमिट। उसको कोई लिमिट प्रोवाइड करनी होगी। दैट मीन्स एक बाउंड्री सेट करनी होगी जिसके बीच में हम
टर्म का इंटीग्रेशन कर सकें। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा है y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx, fx डॉट dx। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है आप समझें। हमने इंटीग्रेशन किया है फंक्शन का dx के रेस्पेक्ट में, और हमने लिमिट पुट की है यहाँ पे a से b तक। इस तरह से आप यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a एंड b आर लिमिट्स। ओके, अब बात करते हैं इनडेफिनेट के बारे में। इनडेफिनेट में क्या है, इनडेफिनेट में आप देख रहे हैं कि कोई डेफिनेट वैल्यू या डेफिनेट टर्म हमको नहीं मिलती है। ये विदाउट लिमिट्स होता है जब हम कोई लिमिट इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आप सिंपली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में। जिस तरह से डिफरेंशिएशन के अंदर ऑपरेशन होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी होता है। इंटीग्रेशन में डिवीज़न नहीं होता है, यहाँ केवल समेशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहला जो ऑपरेशन है इसका, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि k मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन f(x) से। जिस फंक्शन का हमको इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन से k मल्टीप्लाई हो रहा है, और k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म जो है आप क्या करेंगे, उसे बाहर निकाल देंगे और बाकी जो फंक्शन है उस फंक्शन का आप इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, फंक्शन का आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले रूल के बारे में। दिस इज़ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन है आपके पास। पहला फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x). क्लियर? यहाँ पे पहला फंक्शन f(x) है और दूसरा फंक्शन g(x) है। इंटीग्रेट किया है हमने दोनों को किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर फर्स्ट आप क्या करेंगे, आप इसको प्लस भी कर सकते हैं और सेकंड आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। अगर आप इसको प्लस करते हैं तो फिर ऊपर ये प्लस ही होगा, और अगर आप इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा। इन दोनों फंक्शंस को ऐड करके आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे और अलग अलग इनको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। इज़ इट क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब अगले रूल के बारे में। इसका थर्ड रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें होता क्या है कि दो जो फंक्शंस हैं उन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है और आपको dx के रेस्पेक्ट में उनका इंटीग्रेशन करना होता है। हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है। पहला फंक्शन मैंने u से रिप्रेजेंट किया है और दूसरा फंक्शन मैंने v से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन v डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन u डैश मैंने लिखा है। u डैश का मीनिंग होता है डिफ्रेंशिएशन। हम पहले बात कर चुके हैं कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी भी टर्म का, तो वहाँ पे एक डैश का मीनिंग होता है कि उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है। अगर डबल वहाँ पे इंटीग्रेटेड साइन आपको मिलते हैं, सॉरी इन्वर्टेड कोमा आपको मिलते हैं, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है, डबल डिफ्रेंशिएशन है। अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा आपको मिलता है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सिंगल डिफ्रेंशिएशन है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करके ये वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेम यही वैल्यू जो है, जो v है, उसी का आपको इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, और फिर इस पूरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये आपको लर्न करना होगा, फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। मैं इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रूल के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रूल का मीनिंग ये होता है कि कोई भी जो दो फंक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, उन दोनों फंक्शंस के बीच में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा। दैट मीन्स उनमें कोई ना कोई किसी का डिफ्रेंशिएशन होगा और कोई किसी का इंटीग्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है फंक्शन। अब इनपुट में क्या दे रहे हैं वो ध्यान से देखिए। इनपुट में हम दे रहे हैं एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को
जिस फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है वो तो f है, लेकिन हम दूसरे फंक्शन को एज ए इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर हमने लिखा है जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का मीनिंग ये है कि जो जी एक्स फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है और उसका भी हमको इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से आपके पास क्या रिलेशन बना? आपको रिलेशन मिला कि आपको किसी भी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है जिसके इनपुट में कोई दूसरा फंक्शन है और उसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करें? ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप अभी ज़्यादा टेंशन ना लें, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका जो फंक्शन होगा, जो इंटीग्रेशन होगा, वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ यू और डी यू से। एफ यू और डी यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। दैट मीन्स यहाँ पर जो यू है वो यू रिप्रेजेंट करेगा किसको? यू रिप्रेजेंट करेगा जी एक्स को, और जो डी यू है वो डी यू रिप्रेजेंट करेगा किसको? इस टर्म को। इज इट क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, जिसमें हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx। दैट मीन्स हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे 4x³ का dx के रेस्पेक्ट में। 4 यहाँ पर क्या है? 4 एक कांस्टेंट है। x³ क्या है? x³ एज फंक्शन है, और dx के रेस्पेक्ट में हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को मैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या करूँगा? बाहर ले लूँगा, और मैं जो इंटीग्रेशन करूँगा वो x³ का ही इंटीग्रेशन करूँगा। एक्चुअल में इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आगे मैंने सारे फार्मूले एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है x⁴n डॉट डी एक्स। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है x⁴ n+1 अपॉन n+1 प्लस c। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर x⁴n डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन हमको करना है तो इसका फॉर्मूला है x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। c क्या है यहाँ पे? c एक कांस्टेंट आता है। जब भी आप किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट वहाँ पर आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर है? तो इसका ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। हमने कांस्टेंट को तो बाहर ले लिया, 4 बाहर है, लेकिन हमको x³ का इंटीग्रेशन करना है। तो x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? n तो हमारे पास 3 हो गया, और जब हम n में 1 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3+1 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से जब हम n+1 को नीचे लिखेंगे तो हमें नीचे क्या लिखना होगा? 3+1 लिखना होगा। क्लियर? और प्लस c हमारे पास आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखें, 3+1 कितना हो जाएगा? 4, और नीचे जो 3+1 है यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा x⁴ प्लस c। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x, और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाया है दोनों के लिए, और फिर बाद में मैंने लिखा है dx। दैट मीन्स जो सेकंड रूल के बारे में हमने बात की थी वही सेकंड रूल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है sin x प्लस cos x इंटीग्रेशन dx। sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x। ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। आगे मैंने एक टेबल दी हुई है जिसमें सारे फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो अभी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और cos x dx, मतलब हमने क्या किया? दोनों को पहले अलग अलग कर दिया, sin x dx प्लस cos x dx, और फिर अलग अलग करके इनका इंटीग्रेशन किया। तो sin x dx का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस cos x, और cos x dx का जो इंटीग्रेशन है वो है sin x। आपको समझ में आया? प्लस c एज ए कॉन्स्टेंट हमने वहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। मैंने यहाँ लिखा है x cos x dx का इंटीग्रेशन। सो वही हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल था, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर जो x है इसको मैंने u माना है, और जो cos
x है इसको मैंने v माना है, ठीक है। तो x को मैंने u माना है और cos x को मैंने v माना है, तो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं। एक्चुअल में हम कौन सा फंक्शन चूज़ करें उसके लिए एक कंसेप्ट होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है आपका ILATE। ये कंसेप्ट है, ये एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। मैं बताऊँगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर किसका ऑर्डर? जब हम किन्हीं भी दो टर्म्स का इंटीग्रेशन करते हैं बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, तब उस कंडीशन में हमको इस ऑर्डर को फॉलो करना होता है कि हम पहले कौन सा लें, मतलब u किसको माने और v किसको माने। I का मतलब होता है इन्वर्स। अगर आपके पास कोई भी इन्वर्स टर्म है तो आप यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। L का क्या मीनिंग होता है? L का मीनिंग होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस। जो लॉग फंक्शंस होते हैं, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो। इसके बाद A का मीनिंग क्या होता है? A का मीनिंग होता है एल्जेब्रिक फंक्शंस। अब एल्जेब्रिक क्या है? एल्जेब्रिक सिंपल एल्जेब्रा होती है, जैसे आप प्लस माइनस करते हैं, जैसे 40 + 30 = 70, या जो मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, सिंपल डिवीजन, ये एल्जेब्रा होता है। उसके बाद टी का क्या मीनिंग है यहाँ पे? टी का मीनिंग है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, जो हम पढ़ चुके हैं। टी का मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री। और ई का क्या मीनिंग है? ई का मीनिंग है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो कि ई पावर जो एक्स लिखते हैं आप, ठीक वही जो फंक्शन होते हैं उन्हीं को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आपको फॉलो करना होता है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस एग्जांपल के अंदर कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स के बारे में। तो एक्स क्या है? एक्स कौन सा फंक्शन है? क्या इन्वर्स है? नहीं, इन्वर्स तो नहीं है। क्या लॉगरिथमिक है? ये भी नहीं है। एलजेब्रिक है। एक्स क्या है? एक एलजेब्रिक फंक्शन है। और cos x क्या है? cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो x एलजेब्रिक फंक्शन है और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमें पहले कौन सा लेना होगा? हमें पहले लेना होगा एलजेब्रिक फंक्शन। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे? u = x मानेंगे और v = क्या मानेंगे? cos x। आपको समझ में आया हमने कैसे किया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो u हो गया और ये v.dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है। किसका डिफ्रेंशिएशन लेना है? u का डिफ्रेंशिएशन लेना है। तो u क्या है? u x है और x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? 1 है। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर 0 हो जाएगी। दैट मीन्स 1 - 1 कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डिफ्रेंशिएशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, डिफ्रेंशिएशन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर कितनी हुई? 0। और जब किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? इसके बाद हमने फिर से वही फंक्शन लिखा, इंटीग्रेशन cos x.dx, और फिर इसका टोटल का हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। वो मैंने लिख दिया, x तो बाहर ही था, माइनस साइन मैंने लगाया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, अब देखिए x0 जो है वो तो 1 हो गया, तो यहाँ पे तो 1 ही होगा। इसका तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमें इंटीग्रेशन करना था किसका? इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x होता है। और dx हमारे पास पहले से था, ये dx हमारे पास पहले से है। तो अब हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखते हैं। x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो जब हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस cos x प्लस c। इज़ इट क्लियर? तो जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी x sin x प्लस cos x प्लस c। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया है जो हमारे फोर्थ रूल को रिप्रेजेंट करता है। जो मैंने आपको बताया था फोर्थ रूल, सब्स्टिट्यूशन रूल।
आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू किसी दूसरे में। तो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर u एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो तो डिफ्रेंशिएट करने पर, दैट मीन्स हमने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा, du मिलेगा इक्वल्स टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और dx के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन किया था इसलिए हमको dx मिला। तो ये इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन, या आप ये भी कह सकते हैं du बाय dx, इंटीग्रेशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 2x। आपको समझ में आया कि ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने इसकी वजह से लिखा। आगे हम बात करते हैं, सो x डॉट डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी यू बाई 2। हम क्या करेंगे, ये जो भी टर्म्स हमको यहाँ पर मिली थी उन सभी टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे u से और डी यू से। कैसे करें, अब देखिए x डॉट डी एक्स, एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी यू बाई 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 और ये रहा हमारा डी यू। इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 किससे रिप्रेजेंट किया था, u से, तो u हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह। इस तरह से हमने u और u को रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर 1 अपॉन u का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln u। ln क्या है, ये log का फंक्शन ही है जिसको हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, ln u। ये जब हमने 1/u का इंटीग्रेशन किया तो हमको ln u मिला, प्लस c कांस्टेंट आएगा और हाफ हमारे पास पहले से ही था ऐसे कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये जो हमारा फिफ्थ एग्जांपल है, ये फिफ्थ एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रूल पे बेस्ड है। तो हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा किसी न किसी वैल्यू को। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना होगा, इस टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, और अगर हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई और करना होगा, जिससे 3 से 3 कैंसिल हो जाए और हमारी इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/3 इंटीग्रेशन साइन लगाया 3x प्लस 2 पावर क्यूब डॉट 3 dx। तो ये जो 3 हमारे पास आया ये एक्चुअल में क्या है, ये है हमारे पास g डैश x, दैट मीन्स g का डिफ्रेंशिएशन, तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 3। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हियर u इक्वल्स टू 3x प्लस 2, यहाँ पर हमने इस टर्म को u के इक्वल पुट किया है और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन पे हमको क्या मिलेगा, du इक्वल्स टू 3dx। क्लियर, सो वी कैन राइट 1/3 इंटीग्रेशन u क्यूब डॉट डी यू। अब ज़रा चेक करें हम, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म थी वो u के इक्वल थी और u की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी u क्यूब। यहाँ पर 3dx है और 3dx किसके इक्वल है, du के इक्वल है, तो हमने du को यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन बहुत इजी हो गई सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखें इसका इंटीग्रेशन हमने किसके अकॉर्डिंग किया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, x पावर n का जो इंटीग्रेशन है dx के रेस्पेक्ट में वो होता है हमारा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ देखें, यहाँ 1/3 पहले से था और इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो हो गया u पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ हो जाएगा 1/12 और u की वैल्यू फिर से आप पुट करते हैं कहाँ से, यहाँ से 3x प्लस 2 पावर 4 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की। हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में अभी तक बात की है, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा
और इस ग्राफ में ये जो एफ एक्स है ये हमारे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स आपको दी हुई हैं a एंड b, दैट मीन्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, a से b तक जाएगी, वो हमने यहाँ पे लिमिट पुट की है। अब ये तो पूरा एक एरिया है, ये क्या है, एक पूरा एरिया, और उस एरिया का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये dx है, इसको मैंने dx माना है। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है इसको हमने dx माना है। लेकिन ये जो dx है, इस dx को हमको पूरा करना है कहाँ से कहाँ तक, a से b तक पूरा करना है, मतलब हमको ये पूरा एरिया कवर करना है। इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए हमको लिमिट पुट करनी होगी a से b तक, और हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, dx के रेस्पेक्ट में करना होगा। किसका करना होगा, फंक्शन का करना होगा जो कि f(x) है हमारे पास। समझ में आया? तो हम यहाँ पे अगर इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू, लिमिट मैंने यहाँ पे पुट की है a से b, इंटीग्रेशन साइन आपने लिया है f(x)(dx). आपको समझ में आया? तो किसी भी ग्राफ के अंदर उसका जो एरिया फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये इसकी एक एप्लीकेशन है। इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। मैंने फंक्शन लिया है यहाँ पे x² + 2x + 1, और x की जो लिमिट्स हैं वो मैंने यहाँ पर की हैं, a = 4 और b = 7। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है इंटीग्रेशन ऑफ f(x)(dx), लिमिट पुट की है a to b। यहाँ पर आप a की जगह 4 पुट कर दें और b की जगह 7 पुट कर दें, और इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमने वो फंक्शन लिख दिया f(x)(dx), इंटीग्रेशन करें। जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे x² था, तो कितना हो जाएगा, x³/3, वही x पावर n के फॉर्मूले से। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.x²/2, और यहाँ पे केवल 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर पहले x की पावर हम 0 मान सकते हैं। फिर बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया x 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो हम इसको लिख सकते हैं x, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 4 और 7। आगे हम क्या करेंगे, 7 पुट करेंगे कहाँ, जहाँ जहाँ पर भी x हमको दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम 7 पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 पुट किया, फिर यहाँ पे 7 पुट किया, और फिर यहाँ पे 7 पुट किया। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो टर्म जहाँ जहाँ भी x था वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, पहली जो लिमिट हमें मिली थी 4 उसको पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 4 है। बाकी सारी टर्म एज इट इज़ है, कोई चेंज आपको नहीं करना है। इस तरह से आपको पहली वाली लिमिट को पुट करना है जो आपको इंटीग्रेशन के थ्रू रिजल्ट मिले उसमें। उसके बाद आपको माइनस करना है, और फिर जो दूसरी लिमिट है आपके पास, जो डाउनवर्ड लिमिट है, जो डाउन लिमिट है आपके पास, उस लिमिट को आप पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर भी आपको फंक्शन में x मिल रहा है। क्लियर? इससे आपको क्या आंसर मिला, 1/3 7³ - 4³ + 7² - 4² + 7 - 4। अब ये क्या है कि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, तो हम इतनी कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में हम बात करते हैं। ये फार्मूला हम देख चुके हैं, ठीक है, अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं इस पे बेस्ड। तो यहाँ पर अगर x⁻n.dx है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x⁻n+1/n+1। अब वहाँ पर मैंने +c लिखा था, यहाँ पे किसी के भी आगे c नहीं लिखा हुआ है, +c किसी के आगे नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कभी हम एज्यूम करते हैं और कभी एज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप एज्यूम करें और वहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म लिखें, क्योंकि रूल यही कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले के बारे में। यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो है ln x, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला है वो है ex dx,
इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी ई एक्स ही होता है, और जो इसका इंटीग्रेशन है वो भी ई एक्स ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। फोर्थ फार्मूला है ए एक्स डी एक्स। ए यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है और उसकी जो पावर है वो आपको पावर मिली है एक्स। तो एक्चुअल में आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, आपको ए एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एक्स अपॉन एल एन ए, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। आगे फिफ्थ फार्मूले के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ फार्मूला आपको बता रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। क्लियर। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन के अंदर क्या होता है, जब आप साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको कॉस एक्स मिलता है, माइनस कॉस एक्स नहीं मिलता। जबकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जब आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स के रेस्पेक्ट में तो आपको माइनस कॉस एक्स मिलता है, प्लस कॉस एक्स नहीं मिलता। और यहाँ पर देखिए 6 में हम देख सकते हैं जब हमने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो हमको क्या मिला, प्लस साइन एक्स मिला। जबकि जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस साइन एक्स मिलता है। क्लियर। तो ये इंटीग्रेशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसीजर। उसके बाद सेवेंथ फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 10x, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप पहले मुड़ के देखें, जब हमने डिफ्रेंशिएशन में किया था डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x या 10 थीटा, तो वहाँ पर आपको क्या मिला था, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, वापस 10x मिल रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पे 8th फार्मूला है, 9th 10th, ये सब रिवर्स फंक्शन है किसके, डिफ्रेंशिएशन के। तो डिफ्रेंशिएशन जैसे आप सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये टर्म मिलेगी। अब इसी टर्म का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वापस सेक एक्स मिल जाएगा। इस तरह से आपको सारी टर्म्स याद रखनी है, चाहे तो आप डिफ्रेंशिएशन याद रख लें और उसका रिवर्स कर दें, या फिर आप इंटीग्रेशन याद रख लें और उसका रिवर्स कर दें। आप कुछ भी यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। समझ में आया। तो इसी तरह से कुछ फॉर्मूले और हैं आपके पास जो कि आपको लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन वो कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटीग्रेशन टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक की आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स की आप बुक उठाइए और उसमें से कुछ प्रैक्टिस कीजिए। विद एग्ज़ाम्पल मैंने आपको फॉर्मूलेज़ बताए हैं, किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका एक माइंडसेट बन जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिए। इससे पहले जो डिफरेंशिएशन है वो वीडियो देखिए। डिफरेंशिएशन से पहले फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है, उसके आप देखिए। आप सारे वीडियो देखिए, एक बार देखिए, दूसरी बार देखिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे मेरे नई वीडियोज़ के। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और इस लॉकडाउन के पीरियड में घर पर रहिए। थैंक यू वेरी मच।